गुड इवनिंग दोस्तों। आज की एक और नई क्लास लेकर के आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, हिमांशु जोशी। तो आज इससे पहले हमने जो किया है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आज हम करने जाएंगे। अब 5 किंगडम सिस्टम का इंडिविजुअल जो किंगडम्स हैं उनके क्लासिफिकेशन को डिस्कशन पे लेकर के आएंगे। पहला किंगडम हमारा जो बनता है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में आपका स्वागत है। आज हम पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा, और हो सकेगा अगर हमें लाइव क्लास में टाइम अवेलेबल रहा तो हम किंगडम प्रोटेस्टा भी आज जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा जो है वो 5 किंगडम्स में पहला किंगडम है जो कि पर्टिकुलरली किसको दिखाता है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने किसके अंदर पे रखा है, किंगडम मोनेरा के अंदर पे। किसके अंदर आए हैं, प्रोकैरियोटिक। हमने जब इंडिविजुअल फीचर्स पढ़े थे किनके, जो है 5 किंगडम सिस्टम में, तो हमने जर्नलाइज क्लासिफिकेशन के अंदर पे, उनके कैटेगराइजेशन के अंदर पे किंगडम मोनेरास को स्टडी किया था। तो किंगडम मोनेरा के अंदर पे क्या है, ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पहली चीज, इसके अंदर पे मोस्टली या फिर सभी के आते हैं बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरियाज हम जानते हैं दो डोमेन्स में हमारे प्रेजेंट हैं, आर्किया और यू बैक्टीरिया। अब हमने फाइनली जाना है कि कार्ल कोपरलैंड ने जो है हमें बताया था कि जो अगर मॉडर्न ईरा के हम हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आज हम जो है बैक्टीरिया जो है अगेन क्या है, दो डोमेन में है, आर्किया और यू बैक्टीरिया, या आर्किया और यूकैरिया, और जो है और हमारे नॉर्मल सेल्स वाले जो है तीसरा डोमेन है। तो बैक्टीरियाज का जो है हमारा क्या है, वो कौन से हैं, आर्किया और यू बैक्टीरिया में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जनरल डायग्राम देखते हैं कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है नहीं, कि क्या होता है किसी बैक्टीरिया की सेल के अंदर पे। तो अभी अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोइड, द रीजन वेयर डीएनए जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, राइबोसोम। तो अभी इनको जो है हम देखते हैं, ठीक है ना, कि जो है कौन कौन से हमारे जो है ऑर्गेनेली इसके अंदर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसको जो है देख लेते हैं, ठीक है ना। एक टिपिकल बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो कैसा दिखेगा। ये हमें एक टिपिकल बैक्टीरिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ कुछ इस तरीके का हमको दिखेगा, ठीक है। ये हमारा है एक बैक्टीरिया का डायग्राम, सबको विजिबल हो रहा होगा हो, ठीक है ना। ये हमें अगर जनरली हम देखेंगे तो क्या दिखता है, एक बैक्टीरिया का डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है सभी को। चलिए अब इसके इंडिविजुअल अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उन पार्ट्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है ना। चलो सबसे बाहर आपको जो ये हेयर लाइक स्मॉल हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं पिल्स, ठीक हो गया। इसके अंदर पे हमें जो एक जेलेटिनस सब्सटेंस है उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक हो गया। उसके अंदर आ जाती है इसकी सेल वॉल। सेल वॉल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कोई कमेंट में बताए कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है। एनीवन जो लास्ट क्लास में हमारा था वो बताइए कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है। एनीवन जल्दी जल्दी बताओ फिर मैं आगे को बढ़ूं।
चलो तब तक मैं कमेंट देख रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। अमित गुड, गिरीश जोशी गुड, पेप्टिडोग्लाइकेन, गिरीश जोशी हिंदी मीडियम, कोई इशू नहीं है। हम ज्यादातर चीजें जो है हिंदी मीडियम में ही चल रहे हैं, लैंग्वेज हमारी क्या है, हिंदी ही है, ठीक है। और आपसे बातें शायद हम मैम की हो गई हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम चलते जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो क्या है, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिड सेल वॉल के अंदर पे अगेन हमारा क्या आता है, साइटोप्लाज्म। उसके अलावा यहां पे हमारे क्या आते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम कौन से वाले टाइप होता है, 70S टाइप, जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। उन सब यूनिट का क्या नाम होता है, 50 एंड 30, और इन दोनों का मिलाकर के क्या नाम होता है, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, यहां पे सिंगल साइटोप्लाज्मिक सर्कुलर डीएनए, एक ही डीएनए या क्रोमोसोम होगा जो कि किसमें प्रेजेंट है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस जो है इनमें क्या नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो तो क्या उनसा क्या कहलाएगा, सिंगल साइटोप्लाज्मिक सर्कुलर डीएनए जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियाज में जनरली प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें और क्या क्या होता है, और हमारे पास पे बहुत सारे वेसिकल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रिशनल वेसिकल्स होंगे। उसके अलावा एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया का फ्लैजिला थोड़ा सा डिफरेंट है। जो नॉर्मल हमारे फ्लैजिला होते हैं उसमें 9+1 का माइक्रोट्यूब्यूल कॉम्बिनेशन होता है, जो कि बैक्टीरियाज के फ्लैजिला के अंदर पे प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज भी आपने ध्यान देनी है। उसके अलावा एक नॉन जेनेटिक सिंगल सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होता है, ये स्पेशल फीचर है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो इतना हमारा क्या है, इन जनरल जो मेन ऑर्गेनेली हैं वो सारे के सारे जो हैं आपको दिख गए। क्लियर हो गया इतना तक का। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम कहां पे, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम एक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनेली को सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, और उसके बाद पे हम जो है क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद पे जो है सारी चीजों को, बैक्टीरिया के फीचर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तक का वो सारा का सारा जो है किंगडम मोनेरा का आगे को बढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया इतना हमारा क्या था, एक अगर आप टिपिकल बैक्टीरिया को देखते हैं वो हमें किस तरीके का यहाँ पे हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, चलिए यहीं पे आया। अब जो सिंगल साइटोप्लाज्मिक हमारा डीएनए है बैक्टीरिया को, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, न्यूक्लियोइड, ठीक है। नहीं, कहां पे जो बैक्टीरियल डीएनए है जहां पे लोकेट होता है, जहां पे प्रेजेंट होता है, उसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। उसको ओवरऑल क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली प्रेजेंट है और सिंगल साइटोप्लाज्मिक डीएनए है। राइबोसोम के बारे में अभी बताए, क्या होता है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और कौन से वाले राइबोसोम हमारे पास पे होते हैं, 70S टाइप। उस एस क्यों लगाते हैं, क्योंकि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। क्या है, सेडिमेंटेशन मतलब कितनी जल्दी ये ऑर्गेनेली जो है डूब जाते हैं, उसके हिसाब से जो है इनको हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है ऑर्गेनेली बैक्टीरिया के अंदर पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो सिंपल सी बात है, राइबोसोम क्या है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। 50 और 30 दो सब यूनिट से मिलकर के बनता है 70S। तो कंफ्यूज नहीं करना, 50 + 30 80 होता है, लेकिन उसका नाम क्या होता है, 70S। अगर आपने देखा था एक कप टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसमें 10% कहाँ है अराउंड, वो कहां पे है, दोनों जो रीजन के जहां पे जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम जानते हैं राइबोसोम में यहीं पे ही क्या करता है, एमआरएनए हमारा अटैच होता है। कौन अटैच होता है, एमआरएनए अटैच होता है। इसको हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर पे, समझ में आ रही बात। इसको हम पढ़ेंगे कि ये राइबोसोम एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, इसको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स के अंदर पे हम स्टडी करेंगे। तो राइबोसोम के बारे में हमको पता चल गया। अब क्योंकि ये प्रोटीन के लिए कोड करता है, या प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड्स को जोड़ करके अल्टीमेटली क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए से रिलेटेड क्या बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना डीएनए, मतलब मेरा डीएनए और किसी भी और अदर ह्यूमन बीइंग का डीएनए अलग अलग होता है, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब डीएनए से ही कॉपी बन करके क्या आता है, एमआरएनए आता है।
और mRNA से ट्रांसलेशन से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इस पूरी बात को हम कहां समझेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेंट्रल डोगमा के अंदर पे हम इसको समझते हैं। यहां पे हमारे लिए ये इतनी ही जानकारी बहुत है कि राइबोसोम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होगा, इसका मतलब मेरा प्रोटीन और आपका प्रोटीन बिल्कुल अलग है। तो हर एक इंडिविजुअल का प्रोटीन कैसा होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या क्या थे, अभी हमने जो बात की थी, सेल वॉल टफ आउटर थिक लेयर गिव्स द बैक्टीरिया देयर शेप एंड साइज। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन के। अब यहां से सेल वॉल से ही हमारी एक चीज आती है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया। जब तक हम इन टॉपिक पे पहुंचते हैं, कमेंट में लिखना कि ग्राम जो नाम है वो क्यों दिया गया है, पहली चीज। दूसरा क्या है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या अंतर होता है, ये आपने कमेंट्स में बताना है, ठीक है। जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा तो फिर आगे वो चीज अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। नहीं, कमेंट्स में आप लोग जो है लाइव क्लास के कमेंट में जो है वो करोगे, ठीक है। जो भी लोग हमारे साथ पे जुड़े वो लोग कमेंट्स में इसको डालेंगे कि क्या है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है सेल वॉल से किस तरीके से रिलेटेड है। आगे आ जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है सेल में वॉल के जस्ट नीचे की तरफ है, ठीक है। नहीं, एक रेगुलर सब्सटेंस से जो है बनी हुई है, किसके तरफ को, बाहर की तरफ को, इनसाइड द सेल वॉल। किसके तरफ बनी हुई है, सेल वॉल के अंदर की तरफ। उसके अलावा कैप्सूल या फिर सम टाइम ए जिलेटिनस लेयर इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ सेल वॉल, देन इट इज कॉल्ड कैप्सूल। तब हम उसको क्या करते हैं, स्लाइम लेयर। क्या कहा मैंने उसको, ए लेयर ऑफ स्लाइम, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको हमने क्या नाम दिया है, स्लाइम लेयर नाम दिया था जब हम अभी डायग्राम में पढ़ रहे थे। और उसी को दूसरा नाम हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैप्सूल लिखा हुआ है। एक जेलेटिनस जेली टाइप का सब्सटेंस है, ठीक है। नहीं, अलाउज द बैक्टीरिया टू स्टिक ऑन द, अब किस किस चीज से, पिल्स और जो स्लाइम है इसकी मदद से किसी भी सरफेस के ऊपर पे बैक्टीरिया हमारे क्या हो जाते हैं, स्टिक करते हैं, ठीक है। नहीं, सारे के सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्टिक करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। तो उस सरफेस को इसीलिए हम जब क्लीन करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जैसे अभी कोई भी जर्म क्लीन वाला जो सब्सटेंस है वो हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो स्टिक हो जाते हैं उस सरफेस पे, ठीक हो गया। उसके अलावा आगे आ जाते हैं, पिल्स के बारे में हम फिर बाद में और जानेंगे। फ्लैजिला लॉन्ग व्हीप लाइक, ठीक है ना, कैसा है, व्हीप लाइक। अब ये फ्लैजिला के टाइप को भी जब हम एलिगीज और फर्दर जब हमारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जहां पे फ्लैजिला का डिटेल स्टडी आएगा वहां पे हम पढ़ेंगे। तो फ्लैजिला एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं, अगेन 2 टाइप के होते हैं। ये सारी चीजें मैं आगे के कोर्स के लिए आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं, ताकि आपका इंटरेस्ट क्रिएट रहे कि कब ये टॉपिक हमारा जो है आगे की कोर्स में आने वाला है। तो फ्लैजिला कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके के फ्लैजिला होते हैं। अगेन ये भी आपने कमेंट में हमें बताना है कौन कौन से टाइप के फ्लैजिला हमारे होते हैं। एक तो आपके पास पे हो गया व्हीप लाइक फ्लैजिला, और दूसरा टाइप आपको मेरे को बताना है और ये किन में होता है करके। बैक्टीरिया में तो व्हीप लाइक है, और कौन से वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये दोनों ही टाइप के फ्लैजिलास जो है हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अनदर वे फॉर द प्रोकैरियोट टू एडहेयर ऑन द वन अनदर, और एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए या फिर किसी भी सरफेस से जुड़ने के लिए, जैसे मैंने बताया था, क्या है, पिल है, ठीक है ना। पिल एक्चुअली क्या होंगे, वो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के पिल्स हमारे जो होते हैं। एक रिप्रोडक्टिव पिल, जो कि जिस टाइम पे रिप्रोडक्शन होगा उस टाइम पे पढ़ेंगे। एक दूसरे क्या है, ये बाहर पे छोटे छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कहा बेसिकली पिल जो है वो किसको हेल्प करते हैं, जो पिल कैन फास्टन द पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इट्स होस्ट, ठीक है। नहीं, क्या करता है पिल, यह उस मेम्ब्रेन या उस जगह पे क्या चिपकने में वो क्या है, मदद करता है, ठीक है। नहीं, अब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के केस में पिल्स एक दूसरे बैक्टीरिया को, अलग अलग स्ट्रेन की बैक्टीरिया को आपस में जोड़ने में मदद करती है। ऐसी पिल्स को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पिल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्टिव पिल्स, सॉरी, ठीक है, क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव पिल कहेंगे। अब ये क्या करता है, ये कॉन्जुगेशन वो वर्ड आता है जहां पे 2 अलग अलग स्ट्रेन की बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करती हैं, एक बैक्टीरिया दूसरे के साथ पे इंटरचेंज करती हैं, मतलब प्लाज्मिड को जो है वहां से दूसरे में ले जा लेती है। अब ये प्लाज्मिड का जो है ट्रांसफर एक बैक्टीरिया से दूसरे में कैसे काम करता है, ये पढ़ेंगे हम अभी रिप्रोडक्शन में। आगे पढ़ते हैं।
मोनेरेंस का अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम किसके हिसाब से कर सकते हैं, शेप ऑफ सेल। सबसे पहला आता है शेप। एक्चुअली मोनेरा जो है वो ग्रुप जो है वो 4 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो है वो डिवाइड किए गए हैं, ठीक है नहीं। कोकस, फिर आ जाते हैं हमारे बेसिलस, फिर आते हैं स्पाइरुलम, और चौथे आते हैं हमारे कौन से, विब्रो। जो है 4 जो है शेप के हिसाब से, ठीक है नहीं। उसके अलावा सेलुलर अरेंजमेंट, ठीक है नहीं, सेल का अरेंजमेंट सिंगल, 2 है या फिर मल्टीपल है, उसके हिसाब से। अगला जो आता है सेल वॉल के हिसाब से भी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है या अब्सेंट है। उसके अलावा, ठीक है नहीं, किस तरीके से बैक्टीरिया मूव करते हैं उस तरीके से भी हम इनको जो है क्लास कैटेगराइजेशन करते हैं। तो टोटल मोनेरे को आइडेंटिफाई करने के क्या है हमारे पास पे 4 तरीके हैं, ठीक है। 4 में से पहला जो है सेल के शेप के हिसाब से 4 टाइप में आते हैं। सेल के अरेंजमेंट के हिसाब से टोटल हमारे 3 3 दूनी 6 में 4 या 12, लगभग 12-13 टाइप के जो है ये बनते हैं। सेल वॉल के हिसाब से 2 टाइप में आते हैं। मूव के हिसाब से हमारे जो है मूवमेंट के हिसाब से 2 टाइप के जो है बैक्टीरिया हमारे आते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है बैक्टीरियल सेल शेप अभी हमने डिस्कस कर लिया, तो इसलिए इसको हम जो है यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देते हैं। ये मैंने स्लाइड इसीलिए रखी हुई थी, बैक्टीरिया का शेप हम यहाँ बताएंगे। तो आप सबसे पहले आ जाते हैं बैक्टीरिया के शेप के अरेंजमेंट पे। तो शेप का अरेंजमेंट का सबसे पहला कौन सा बोला, अगर बैक्टीरिया कैसा है, गोल शेप का है, कैसा है, गोल शेप का है, तो उसको कोकाई या कोकस बोलेंगे, ठीक है नहीं। जैसे निमोनिया वाला बैक्टीरिया है उसका शेप कैसा होता है, कोकस होता है, ठीक है नहीं। अगर वो कैसा है, रॉड शेप है, कैसा है, रॉड शेप या स्पून के आकार का है, कैसा है, स्पून के आकार का है, तो उन बैक्टीरिया को हम किस नाम से जानते हैं, बैसिलस के नाम से जानते हैं, ठीक है नहीं, रॉड शेप बैसिलस, ठीक है नहीं। जो कि एग्जांपल इसमें आ जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, और एक नाम आपने बहुत बचपन से सुना हुआ है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है नहीं। कौन सा सुना हुआ है, लैक्टोबैसिलस, वो भी हमको कहां पे दिखता है, बैसिलस। अगला होता है स्पाइरुलम। स्पाइरुलम कैसा है, रिबन के आकार के होते हैं, कैसे होते हैं, रिबन के आकार के होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, स्पाइरुलम। तीसरा हो गया शेप, कौन सा हो गया, स्पाइरुलम, और ये किस में दिखता है, सिफेलिस, ठीक है नहीं, किसमें, सिफेलिस बैक्टीरिया में बेसिकली दिखता है। तो आपको ये कोकस, बैसिलस, कौन सा जो है, और स्पाइरुलम दिखा। चौथा हमारा कौन सा है, विब्रो, जो इसका आकार कैसा होता है, कॉमा टाइप का। मे भी इसमें नहीं आया होगा तो मैं पहले बता दे रहा हूं, कौन सा है, विब्रो बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विब्रा। जो चौथा टाइप का हमारा जो है वो कौन सा कहलाता है, शेप के हिसाब से उसको क्या कहते हैं, विब्रो। इज दिस क्लियर। शेप के हिसाब से 4 तरीके की बैक्टीरिया हुई, कोकस, बैसिलस, स्पाइरुलम और विब्रो। इज दिस क्लियर टू ऑल, यहां तक का। आगे बढ़े, वीडियोस ठीक लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखो हमने ये शेप सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है नहीं, कौन कौन से हैं करके। आगे हम चल लेते हैं सेल शेप अरेंजमेंट। अरेंजमेंट की जब हम बात करेंगे, अगर कोई, जैसे अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, अगर कोई कोकस बैक्टीरिया है, ठीक है नहीं, तो पहला वर्ड क्या आ जाएगा, कोकस, क्या आ जाएगा, कोकस, ठीक है। अब उसके नाम के आगे क्या लग जाएंगे, कितने सेल उसमें प्रेजेंट हैं। अगर सिंगल है तो कोकस बोल देंगे नॉर्मल। अगर उसमें 2 जो हैं बैक्टीरिया आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसको बोल देंगे डिप्लोकोकस। क्या बोलोगे, डिप्लोकोकस। ये नोमेनक्लेचर है बैक्टीरियाज का, ठीक है नहीं। अगर उसमें क्या है, चेन में सर्कुलर बैक्टीरियाज क्या है, लॉन्ग चेन में जुड़े हुए हैं, तो उसको क्या बोलोगे, स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलोगे, स्ट्रेप्टो प्लस कोकस। क्लियर हो गया ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अगला अगर क्या है, पूरे क्लस्टर में, झुंड में है, मतलब कोई ऐसा स्ट्रेट चेन नहीं है और ग्रुप में है, पूरा कॉलोनी के फॉर्म में जैसे प्रेजेंट है, क्लस्टर्स में है, तो बोलते हैं स्पाइलोकोकस। क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, हो गया। आगे ये जो बेसिकली ये सभी के लिए अप्लाई होगा, मतलब एक सिंगल सेल, डिप्लो, स्टेप्टो और स्टेफेलोकोकस, ये हमारे हो गए 4 तरीके के हो गए। और ऐसे ही क्या आएगा, कोकस की जगह पे बैसिलस हो सकता है, कोकस की जगह पे हमारा विब्रो हो सकता है, वो नाम जो है उनके साथ पे जुड़ेगा और उससे हमें पता चलेगा कि कितने बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं या सिंगली बैक्टीरिया जो है हमारे, ठीक है ना, जो प्रेजेंट है। अब जैसे हमारा यहाँ पे आया लैक्टोबैसिलस, ठीक है नहीं, लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया कौन सा है, सिंगल वाला बैक्टीरिया है,
ठीक है ना। कौन सा है, सिंगल वाला बैक्टीरिया है जो हमारे गट में मिलता है और जो डाइजेशन में हेल्प करता है और कर्ड में जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है नहीं। फिर अगला आ जाता है सेल वॉल के हिसाब से। अभी हमने बात की थी कि कमेंट में बताना कि जो है सेल वॉल में क्या खास होता है, ठीक है। और ग्राम स्टेन के बारे में, ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्टेन की खोज की थी, इसीलिए हमने क्या इस स्टेन का नाम क्या रखा हुआ है, ग्राम स्टेन रखा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेन जो है ये क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, उस साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं, ग्राम स्टेन, ठीक है नहीं। किसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। तो जो अगर कोई बैक्टीरिया जो क्या है, जिनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, थिक सेल वॉल है, कैसी है, थिक सेल वॉल है, तो क्या होगा, थिक लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होगी, इसका मतलब सेल वॉल क्या होगी, मोटी चीज, जैसे हमारी ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन होगी और उसके ऊपर क्या होगी, एक मोटी सी परत वॉल की होगी, जो किसकी बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की वॉल बनी होगी, ठीक है नहीं। कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की वॉल, उसका नाम क्या है कंपाउंड का, पेप्टिडोग्लाइकेन है। अगर ये प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, जो ग्राम स्टेन है क्रिस्टल वायलेट, उसको उसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो वो अगर चिपकेगा तो इसका मतलब क्या होगा, उस बैक्टीरिया में कलर आ जाएगा, ठीक है। ग्राम नेगेटिव क्या है, स्टेन उसका है सैफ्रेनिन, उसका कलर होता है रेड और पिंक। द सेल वॉल टाइप, द सेकेंड लेयर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मॉलिक्यूल, जो दूसरी लेयर है वॉल है वो कौन सी है, नेगेटिव। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव, मतलब ग्राम स्टेन को जो नहीं लेते, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को ले लेती हैं, कलर्ड हो जाएंगी, उनको ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और जो ग्राम स्टेन को नहीं लेती हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। जनरली होता क्या है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं वो डेंजरस हैं, वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे, एन अपडेट अबाउट द फाइलम क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन के बारे में अगर जो है अभी पहले भी बात हुई है कि डोमेन के बारे में, ठीक है नहीं। 4 किंगडम्स की, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंजाई, एनिमिलिया, 4 जो है ये हमारे यूकैरिया के हैं, जिनके अंदर पे कौन से आते हैं, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, 4 किंगडम वाले वो हैं जो कि क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जबकि मोनेरेंस की बात करेंगे तो उसके कितने डोमेन है, 2 डोमेन है, एक है आर्किया और दूसरा कौन सा है, यू बैक्टीरिया। तो 2 डोमेन्स हैं, मतलब 3 डोमेन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने जो लास्ट प्रेजेंटेशन थी उसमें पढ़ा था, क्या है, 3 डोमेन एंड 5। और आज के जो हमारी हार्श कंडीशन में रहने वाली बैक्टीरियाज होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, आर्किया के नाम से। हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथनोजेंस, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, आर्कियाज होते हैं। और जो हमारे आज की करंट डेट की नॉर्मल कंडीशन में जो रहती है उनको हम क्या कहते हैं, यू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है नहीं। तो हमने आर्किया जो है, देखो आर्की बैक्टीरिया, इसको हम अभी भी क्या यूज कर रहे हैं, जो उनका जनरल क्लासिफिकेशन था बैक्टीरिया का शुरुआती दौर का, जबकि 2 डोमेन सिस्टम जो है बैक्टीरियाज के लिए एप्लीकेबल नहीं था, तो उस टाइम पे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया कहते थे। लेकिन आज क्या कहते हैं, आर्किया और यूकैरिया, ठीक है ना। कौन से कहते हैं, आर्किया एंड यूकैरिया, ठीक है ना। तो अब लेकिन फिर भी जो है आर्की बैक्टीरिया ही हम यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है, ऐसे समझ लीजिए। अब इसके अंदर पे कौन कौन से आए, मैंने बताया मैथोजेंस, मैथेनोजेंस वो हैं ऑर्गेनिज्म जो कि वो बैक्टीरियाज हैं जो कि गट में रहते हैं, रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट एनिमल सब जानते हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो कि क्या है, घास खाते हैं, और इनके सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ये बैक्टीरियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं तो मेथेन गैस को रिलीज करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो जितने भी गाय भैंस हैं उनके फाट में जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, मेथेन गैस होती है। और आप जानते हो गोबर से हम एक गैस बनाते हैं, गोबर गैस प्लांट जब लगाते हैं तो कौन सी गैस, मेथेन गैस ही होती है, और वो हम क्या बायोगैस बोलते हैं इसको। तो फार्मर्स जिसको बेसिकली जिनके पास पे एनिमल है वो किसका यूज करते हैं, बायोगैस का यूज करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इसके बारे में कि डेनमार्क के अंदर पे, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पे क्या है, फार्मर्स हैं और क्या पालते हैं, गायें पालते हैं। हाल ही में जब ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई तो हमारे पास पे ये चीज तो हमको पता ही है कि मेथेन क्या है, वो हमारी ग्रीन हाउस गैस है। तो क्या हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने एक टैक्स इंप्लॉय किया कि क्योंकि वहां के फार्मर बहुत गायें पालते हैं, अब गायें पालते तो इसका मतलब क्या होगा,
उनके पेट में रूमिनेंट क्या होंगी, बैक्टीरियाज होंगी। और वहां की गवर्नमेंट ने वहां के फार्मर पे एक स्पेशल टैक्स अप्लाई किया है कि तुम जो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, क्योंकि जो जो आप फॉडर यूज कर रहे हो उसको ग्रो करने के लिए और उस चीज के लिए भी बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। और दूसरा क्या है, जो तुम्हारे काउस के डंग है उससे और जो काउ के फाट है उससे जो है क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, तो आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट में डेनमार्क के फार्मर ने बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट किया था कि भाई क्या ड्रामा है ये, गवर्नमेंट क्या है कभी कभी अजीब अजीब से डिसीजन जो है वो ले लेती है, जो कि सचमुच में समझ में नहीं आता है कि क्या है ये ऐसा डिसीजन है। तो समझे नहीं, तो मेथनोजिन के बारे में हो। उसके अलावा कौन से, हेलोफिल्स, थर्मोफिल्स गर्म जगहों पे मिलेंगे। फिर यू बैक्टीरियाज आ जाते हैं। यू बैक्टीरिया में आज की बैक्टीरिया हो गए। साइनोबैक्टीरियाज को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है नहीं। प्रो क्लोरोबैक्टीरिया, कीमोट्रोप्स भी कहते हैं, बिकॉज दीज टर्म डिस्क्राइब द बैक्टीरिया विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उन बैक्टीरियाज का एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा या इजीली हमको उनके टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा है। मैथेन प्रोड्यूस करने वाले मेथनोजन, हेलोफिल्स मतलब ऐसे सॉल्टी जगहों पर रहने वाले, एसिडिक जगहों पर रहने वाले, उनको हेलोफिल्स कहा। थर्मोफिल्स मतलब थर्मो मतलब टेम्परेचर पे, यू बैक्टीरिया मतलब करंट इरा की बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज मतलब जिनके अंदर पे क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गीज या फिर जिनके अंदर पे क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया, प्रोक्लोरोबैक्टीरियाज ऐसे बैक्टीरिया जो कि सल्फर डाइजेस्टिंग, आयरन डाइजेस्टिंग या फिर कीमोट्रोपिक बैक्टीरियाज है, वो भी हमारे सारे के सारे आते हैं। तो उनके नाम की वजह से जो है इन बैक्टीरियाज का एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा होता है, इसलिए हमने इनको यहाँ पे रखा हुआ है। अब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के बारे में आगे की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स आर वेयरएवर देयर इज लाइफ एंड दे थ्राइव in habitat that are too cool, too hot, too salty, too acidic or too alkaline for any eukaryote। मतलब क्या है, बैक्टीरियाज हम जो मानते हैं कि जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां लाइफ नहीं है, लेकिन ये थ्योरी को पूरी तरीके से बैक्टीरियाज हमारे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि बैक्टीरिया ऐसी जगहों पे भी मिलते हैं जहां पे जो है, अगर समुद्र के नीचे जहां पे देखोगे सल्फर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो हैं वो टेम्परेचर 100 के आसपास जब जहां पे होता है वहां पे भी बैक्टीरिया सरवाइव कर रही है। इसका मतलब बहुत हॉट इन्वायरमेंट में हमारे क्या है, बैक्टीरिया सरवाइव कर रही। हम ये मानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जितने जर्म्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया भी खत्म होने चाहिए, लेकिन हमको जो है पोलर रीजन पे भी जो है बैक्टीरियाज मिले हैं, तो टू कोल्ड में भी ये सरवाइव करते हैं। टू सॉल्टी, डेड सी, वहां पे भी हमको बैक्टीरिया मिले हैं, आर्किया। टू एसिडिक मतलब जो पीएच जहां पे बहुत ज्यादा होता है वहां पे भी बैक्टीरियाज मिले हैं। सल्फर डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया भी मैंने नाम लिया ही था, वो कैसे, एसिडिक कंडीशन पे, ठीक है नहीं, वहां पे मिलते हैं। टू अल्कलाइन मतलब बहुत ज्यादा जो है बेसिक नेचर है, वहां पे भी मिलते हैं। फॉर एनी यूकैरियोट मतलब जहां जहां पे, और इवन कुछ कीमोट्रॉप्स ऐसे हैं जो ब्रेकडाउन ऑफ, जैसे नॉर्मली वाटर से जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है ब्रेक डाउन कर करके, यहाँ पे इनके फोटोसिंथेसिस वाली बात आएगी। जो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो वहां ऑक्सीजन को रिलीज ही नहीं करते, उनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं है उसमें, तो ऐसे भी बैक्टीरिया है। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लाइफ का ओरिजिन जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, जब तक कोई बायोलॉजी का कंप्लीट स्टूडेंट या फिर एक स्कॉलर नहीं है तब तक के लिए ये चीजें बहुत आसान सी लगती हैं कि क्या लाइफ अर्थ के अलावा भी कहीं पॉसिबल है। हम सब जगह पे पानी को खोजते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक नहीं है कि पानी से ही लाइफ है और पानी से ही ऑक्सीजन मिलेगा, एनर्जी है एक्चुअली पर्पस वाटर के होने का। लेकिन अगर हम इन आर्की बैक्टीरियाज को देखते हैं तो मेरी नजर में तो पूरे यूनिवर्स में ऑर्गेनिज्म किसी भी फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन से ही सरवाइव कर रहा हो, किसी भी और चीज से वो सरवाइव करने वाला जो है पॉसिबल है। इसलिए मैं तो हमेशा इस चीज का, इस फैक्ट को मानने वालों में से हूं कि जो है यूनिवर्स में लाइफ हर जगह पे एग्जिस्ट हो सकती है या फिर किसी भी कंडीशन में लाइफ जो है सरवाइव कर सकती है। जब आर्किया ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं तो लाइफ कहीं पे भी सरवाइव कर सकती है। तो इससे हमें सीधी सीधी सी बात ये पता चलती है कि एलियन हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं इस फैक्ट के साथ पे अपना वोट देता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी और डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। हो सकता है वो हमसे ज्यादा इवॉल्व हो, वो ऑक्सीजन न लेकर के कुछ और उनके बीच में जो है फिजियोलॉजिकल मोड हो, या फिर हो सकता है कि
वो हमसे कम इवॉल्व हो और इवोल्यूशन के इनिशियल स्टेज पे हो, कुछ भी हो सकता है, बस हमारी उनके साथ पे मुलाकात अभी नहीं हुई है, एक फेस टू फेस मुलाकात होना अभी बाकी है उन लोगों के साथ पे जो हमारे अर्थ के अलावा कहीं रहते हैं। मैं तो इस चीज को 100% मानता हूं, और क्योंकि मेरी ये बायोलॉजी जो है, हमारी बायोलॉजी ये बोलती है कि आर्किया जब हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, तो इस यूनिवर्स में कहीं पे भी लाइफ किसी भी कंडीशन में और किसी भी तरीके से जो है इवॉल्व हो सकती है और सरवाइव कर सकती है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर द वेव्ड रेड ऑरेंज एंड येलो दैट पेंट दीज रॉक्स आर कॉलोनीज ऑफ द प्रोकैरियोट, अगर इसके अलावा क्या देखा जाए, बहुत सारे जो जगहों पे जो रॉक्स का कलर है, जो हमने आगे भी स्ट्रोमेलिथ्स की बात की थी, जो शुरुआती दौर में 3.5 मिलियन ईयर्स पहले जो है हमें मिले थे रॉक्स, जिससे कि हमें ये पता चला था कि अर्थ में लाइफ जो है इतने पहले भी एग्जिस्ट करती है। वो कैसे कलर के थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के थे, मतलब ऑरेंज, येलो और डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स के कारण, और वो भी किनके पिगमेंट्स के कारण, प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले पिगमेंट्स के कारण ही वो कलर प्रेजेंट थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया एंड आर्किया आर द टू मेन ब्रांचेज ऑफ प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन। अगर आप इवोल्यूशन, इनिशियल अर्थ में इवोल्यूशन की बात कहेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले हो सकता है आर्किया आए, फिर क्या आए, यू बैक्टीरियाज आए, लेकिन पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही अर्थ आए। तो इसका मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूलर एविडेंस है accumulated over the last 2 decades has lead to the conclusion that there are two major branches of prokaryotes evolution, not a single kingdom in the 5 kingdom system। तो इससे हमें यह पता चला कि आर्किया और यू बैक्टीरिया दो अलग अलग डोमेन है, एक ही किंगडम नहीं है। क्या है, दो डोमेन है, मतलब मोनेरा दो डोमेन्स, एक किंगडम आप बोल सकते हो। दीज टू ब्रांचेज ऑफ बैक्टीरिया आर आर्किया, पहला आपको बता दिया था, राहास कंडीशन में रहने वाले, और दूसरी कौन सी है, यू बैक्टीरियाज हैं, जो कि जो है डोमेन लेवल है, जिनको हमने क्या बोला, डोमेन लेवल अबव द किंगडम, किंगडम से भी ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है ना। और दूसरा कौन से है, यू बैक्टीरियाज हैं, ठीक है नहीं। अब अगर आप इनके न्यूट्रिशन की बात करेंगे, किसके, बैक्टीरियाज के न्यूट्रिशन के, मैंने जो इससे पहले भी दिखाया था जब हम 5 किंगडम सिस्टम में जनरल कैरेक्टर बात कर रहे थे। फोटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। मतलब कैसे, जो प्लांट लाइक बैक्टीरियाज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इसके अंदर पे कौन से आए हमारे, ब्लू ग्रीन एल्गीज बोलते हैं, या फिर साइनोबैक्टीरिया बोलोगे, क्या एल्गी वाले इनका नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके अलावा कौन से वाले हैं, दूसरा टाइप हमारा कौन सा है, जो है जो कि मोस्टली किसकी तरह है, हमारे जो है किन की तरह पे, अगर आप देखोगे जो प्लांट्स हैं उनकी तरह के नेचर के हैं। दूसरे हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या है, जो केमिकल सब्सटेंस को, जैसे कि हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रेट्स और आयरन, ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो बैक्टीरिया हैं ये मेटल्स को डाइजेस्ट करके क्या करती हैं, अपना फूड डिराइव करते हैं। मतलब ऐसी बैक्टीरिया जो क्या है, हाइड्रोजन को डाइजेस्ट करते हैं, सल्फाइड्स को, नाइट्राइड्स को, सल्फर को और आयरन को डाइजेस्ट करके। तो क्योंकि केमिकल सब्सटेंस से अपनी एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं, तो हम इनको किस नाम से जानते हैं, कीमोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी हमारी जो आती है कीमोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉप, ठीक है ना। ऐसे ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय टेकिंग organic molecule and then break down into the absorbing them include most of the bacteria and animal। तो ज्यादातर जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या है, कीमोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉप्स हैं। फोटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉप्स जो कि क्या करते हैं, अगेन क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं यूजिंग सनलाइट एनर्जी, बट ऑल्सो नीड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द न्यूट्रिशन। मतलब पूरा खाना कंप्लीट करने के लिए क्या है, एक तो जनरल वो हो गए जो फोटोट्रॉप हो गए, जो सनलाइट से पूरा का पूरा खाना बना लेते हैं। एक कीमोट्रॉप्स हो गए जो केमिकल एनर्जी से पूरा का पूरा खाना बना लेते हैं। तीसरे हमारे कौन से हो गए, जो कीमोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉप है, कि क्या है, केमिकल एनर्जी से कुछ एनर्जी डिराइव करते हैं लेकिन उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी चाहिए। ऐसे ही फोटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉप्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं लेकिन उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी चाहिए न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा ऑटोट्रॉफ वर्ड्स किसके लिए यूज कर जाता है, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कीमोट्रॉप्स हम सब जानते हैं जो केमिकल से अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं, उनके लिए जो है डिराइव करता है।
ठीक है नहीं, तो यहां पे हमारा क्या हो जाता है, बैक्टीरियाज का जो हमारा न्यूट्रिशनल मोड जो है वो हमारा जो है लगभग लगभग हमारा डिस्कस हो गया। उसके अलावा बैक्टीरिया में अगर रेस्पिरेशन के बात करेंगे, रेस्पिरेशन क्या होती है सब जानते हैं, जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनर्जी बनाने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए क्या करता है, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी को डिराइव करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ता है और उनको सिंपल वन में तोड़ता है, जिससे वो एटीपी सिंथेसाइज करता है। तो उसको हम प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बेसिकली आप बात करेंगे तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होगा, जिसमें कि ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी। उसके अलावा क्या होता है, अगर बैक्टीरियाज में बेसिकली जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो उस कंडीशन में जो होता है उसको हम जानते हैं किस नाम से, फर्मेंटेशन के नाम से। क्या होता है फर्मेंटेशन में, बेसिकली क्या होती है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन जो है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है, जो रेस्पिरेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट है, उसमें अमाउंट जो होती है वो हायर क्वांटिटी में रिलीज होती है, और फर्मेंटेशन में क्या होता है, वो रिलीज क्या होती है, कम क्वांटिटी में होती है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी क्वांटिटी बहुत 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 कम होती है, ऐसे समझ लीजिए। आगे आ जाते हैं, क्या होंगे रेस्पिरेशन के हिसाब से। अब ये ध्यान देना, ये टर्म जो है बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है नहीं, ऐसे एरोबिक मतलब जिनकी ऑक्सीजन की डिमांड है और विदाउट ऑक्सीजन जो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स। फिर आते हैं ऑब्लिगेट एनोरोब्स, मतलब कैसे वो है कि जो बिना ऑक्सीजन के तो जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे, उनको हम बोलेंगे ऑब्लिगेट एनोरोब। समझिए, ऑब्लिगेट एरोब्स वो बैक्टीरियाज हैं जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव ही नहीं कर सकते, ऑक्सीजन नहीं होगी तो मर जाएंगे। ऑब्लिगेट एनोरोब वो है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिल गई तो ये मर जाएंगे। फिर आते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब है ये मतलबी टाइप के हैं। ये कैसे हैं, मतलबी यार है, अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ये फैकल्टेटिव वर्ड जो है उसके लिए यूज होता है। विल यूज ऑक्सीजन ए प्रेजेंट, मतलब क्या है, फैकल्टेटिव एनारोब, मतलब एनारोब कौन से हुए, जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन मिल गई तो इस्तेमाल कर लेंगे। क्या विल यूज ऑक्सीजन, मतलब यार इसीलिए बोल रहा हूं, अगर ऑक्सीजन मिल गई तो इस्तेमाल कर लेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो भैया कोई बात नहीं, बिना ऑक्सीजन के भी काम चला लेंगे, फर्मेंटेशन कर लेंगे। तो कौन से हो गए, फैकल्टेटिव एनारोब हो गए। आगे आ जाते हैं, इसमें सम बैक्टीरियाज कैन रिप्रोड्यूस इन जस्ट 20 मिनट, लगभग लगभग जो है रिप्रोडक्शन। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से होगी, ये टोटल हमारा क्या हो गया, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन का हो गया। आगे आ जाते हैं रिप्रोडक्शन, अगला है हमारा क्या है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, ठीक है नहीं। ये पेज नंबर्स जो है एक्चुअली ये डायग्राम्स के हैं, तो डायग्राम्स मैंने इसमें से रिमूव कर दिए थे क्योंकि इतने ज्यादा डायग्राम नहीं, प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी हो जाती, जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे मैं डायग्राम आपको हाथ से स्केच करके जो है वो बता दिया करूंगा इस टाइप की स्लाइड्स में, जहां पे कि मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है तो ऐसे टॉपिक के लिए, क्योंकि अभी हमने बहुत बड़े बड़े बहुत लंबे टॉपिक्स चलने हैं एक ही दिन में, लाइव क्लासेज या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको लंबी क्लासेस चलनी है, तो उसके लिए भी आपने कमर कस के रखनी है, तभी ये कोर्स जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को मोटिवेट करिए कि जो ये एलईओ वाला कोर्स है हमारा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हों। आपके आसपास में जितने लोग भी जेडबीसी वाले हैं, उनको ये वीडियो जो भी आपके पास पे आती हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू इंस्टा या फिर थ्रू फेसबुक जो है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको प्रमोट करिए, ताकि हमारे पास पे भी ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को लें और इसका बेनिफिट उठाएं। कोर्स के बारे में मैंने कल भी बताया था, जैसा हम देने जा रहे हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं बिट कर रहा हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट, अगर आप पैसे की बात कर रहे हो, अगर ये कोई कोर्स पूरा का पूरा जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ऐसे का ऐसे अगर कोई कोर्स प्रोवाइड कर दे, तो वो जितने अमाउंट मेरा लग रहा है मेरे कोर्स को लेने में, उसके डबल अमाउंट में भी वो सेम एफर्ट अगर डाल दे, क्योंकि मुझे मालूम है इस कोर्स को तैयार करने में, यूके ट्रिपल एससी का ये जो कोर्स है पूरा कंप्लीट कोर्स करने में, तैयार करने में कितना एफर्ट लगा हुआ है, कितनी प्रेजेंटेशंस लगी हैं। अगर आप, मैं जनरल एक आइडिया ही आपको बता दूं तो मेरे पास पे 100+ प्रेजेंटेशंस हैं इसकी,
जो कि हम ऑलमोस्ट धीरे 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 जो है कवर करने वाले हैं। अभी हमारी लाइव क्लासेस और इस तरीके की क्लासेस कम कम चल रही हैं, धीरे धीरे मैं इनका नंबर्स आपको बढ़ाने वाला हूँ। जून के मंथ में आप देखिएगा, आप लोग भी कमर कस लीजिए, ये नंबर्स आपका और टाइम जो है वो बढ़ने वाला है। तो आप समझिए कि इतना ज्यादा कोर्स को पूरा आपका पूरा एज इट इज आपके पास पे विद एक्सप्लेन्ड वे अप्रोच, और जितना बेटर टू बेटर हो सकता है, जितना सिंपल रख करके, कुछ चीजों को कॉम्प्लेक्स करके चीजें समझ में नहीं आती हैं, मुझे पता है। पिछले 20 सालों के लगभग 20 सालों के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज तो समझी है कि कॉम्प्लेक्सिटी से कभी भी चीजें समझ में नहीं आती। हम कहानी के तौर पे बायोलॉजी को समझें और जो कॉम्प्लेक्स टर्म है उनको याद करते हुए जाएं। पीपीटी आपके पास पे रहेगी, वीडियो आपके पास पे रहेगी, चीजों को समझने के लिए उनको हैंड रिटन नोट्स बनाइए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, सिंगल पॉइंटर नोट्स बनाइए। उसके बाद पे रीचेक करिए जो हमारे पास पे आपके पास क्वेश्चन बैंक आते हैं। क्वेश्चन बैंक के बाद पे भी जो आंसर्स होंगे, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते हैं उनके एक्सप्लेनेटरी आंसर्स होंगे साथ में क्वेश्चन बैंक में ही, अगेन उनको याद करिए, ठीक है नहीं, उन आंसर्स को याद करिए। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर होगा। कुछ मैसेज आ रहा है, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी गिरीश भाई, सर नोट्स पीडीएफ हिंदी में भी अपडेट कीजिए। हाँ जी साहब, आपके लिए जो है पर्टिकुलरली, क्योंकि काफी बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिंदी में भी चाहिए, तो करेंगे कैसे, जो ये व्यक्ति जैसे हम पीडीएफ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसी का हिंदी वर्जन जो है हम साथ के साथ पे आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो आपको जहां पे भी वो लगेगा तो आप वीडियो देखते रहिएगा, हिंदी के नोट्स को तो देखते जाइएगा। ठीक हो गया, आपका सॉल्यूशन हमारे पास पे है इस चीज का, जो हमने बोला हुआ है कि ये जो है इसका भी सॉल्यूशन जो है, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है, क्यों वो लोग छूट जाएं जो जिन्होंने हिंदी मीडियम में अच्छा कमांड बनाया हुआ है। तो ज्यादातर वैसे बायोलॉजी में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, टर्मिनोलॉजी सभी जानते हैं कि वो कॉमन है हिंदी और इंग्लिश में। सिर्फ समझने के लिए कभी कभी ये होता है कि मैं जिस मोड में आता हूँ, तो मैंने ज्यादातर टीचिंग जो है वैसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही की है, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव में आते हैं तो ज्यादातर बहुत सारे बच्चे जो है हमारे पास में मिक्स में ही रहते हैं। तो कोर्स में ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम में कैसे, हिंदी मीडियम वाले कैसे करेंगे या इंग्लिश मीडियम में। गिरीश जी, आपको मेरे को जहां तक लगता है कि मेरी भाषा तो समझ में आ ही रही होगी, मैं इतना कॉम्प्लेक्स जो है इंग्लिश तो यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? कमेंट कर दो एक, तो हमें भी पता चल जाए बात तुम्हारी आप तक पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि अगर आगे आ रहा है रिप्रोडक्शन, अगर जनरली देखेंगे तो रिप्रोडक्शन के दो ही मोड होते हैं। कौन सा? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, फिर उसके अलावा कॉन्जुगेशन हमारा है सेक्सुअल में, उसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन में है इंडोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है नहीं। तो ये हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर पे दिखाई देगा। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस कंजुगेशन, हमारा ये आता है। देखो होता क्या है कि जो है बैक्टीरियल सेल के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं, चेंज हो जाएं। किससे हो जाएं? बैक्टीरियोफेज से। क्या हो जाएं? बैक्टीरियोफेज से ट्रांसफॉर्म हो जाएं। उसका जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। याद रखना, रिप्रोडक्शन के दो टाइप हो गए बैक्टीरियल, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें फॉरेन डीएनए किसके अंदर आता है? बैक्टीरिया के अंदर आएगा। यहाँ पे ये दिख रहा है, जो फ्रेगमेंट्स ऑफ फॉरेन डीएनए है वो किसके अंदर आते हैं? बैक्टीरिया के अंदर। अभी किस मेथड से आ सकते हैं? किसी भी मेथड से आ सकते हैं। हो सकता है ये सेक्सुअल पिल्स जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सेक्सुअल पिल्स जो है ये यहाँ पे दिख रहे हैं। ये एक स्लाइड का हमने पिक्चर इसके अंदर पे डाला हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है कि दो बैक्टीरिया आपस में क्या कर रहे हैं? कंजुगेशन कर रहे हैं थ्रू द सेक्सुअल पिल। अब इस सेक्सुअल पिल्स के दौरान पे ये क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल भी नहीं, किसको ट्रांसफर करेंगे? ये यहां से यहां ट्रांसफर किसको करते हैं? प्लाज्मिड को। सॉरी, यहां से यहां किसको ट्रांसमिट करेंगे? मतलब एक से दूसरे में किसको ट्रांसफर करेंगे? हमारे प्लाज्मिड को ट्रांसफर करते हैं। मतलब प्लाज्मिड को यहां से यहां के अंदर पे एक बैक्टीरिया दूसरे के अंदर पे ट्रांसमिट करेगा। इससे फायदा क्या होता है बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। कॉन्जुगेशन वो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर पे, उससे उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज नहीं आता है, प्लाज्मिड का इंटरचेंज होता है, जिससे बैक्टीरिया के अंदर पे पर्टिकुलर काइंड की एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में जो है रेसिस्टेंस हो जाती है। तभी आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स जो है जो एंटीबायोटिक देते हैं, शुरुआत में सिंपल एंटीबायोटिक चलाएंगे, ठीक है नहीं। जैसे आप समझ लीजिए आपके पेट में दर्द हुआ, शुरुआत में एजिथ्रोमाइसिन दी, ठीक है नहीं, एजिथ्रोमाइसिन सिंपल दी, या फिर उससे भी सिंपल जो है ऑफ्लॉक्सासिन दी। सबसे पहले तो बच्चों को ज्यादातर क्या दिया जाता है? ऑफ्लॉक्सासिन ही दिया जाता है। जब ऑफ्लॉक्सासिन के अगेंस्ट में आपके पैथोजेंस जो हैं रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, तो फिर बढ़ा देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन में आ जाते हैं।
अब एजिथ्रोमाइसिन में भी क्या हो जाती है, फिर भी रेजिस्टेंस बना लेते हैं, तो फिर क्या करते हो, बाहर एक कोट बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव कोट, अगेन किसकी द्वारा बनाया है, रिप्रोडक्शन से, तो बनाते हैं, क्लेबुलिनिक एसिड मिलाना पड़ता है, और ऐसे करके एंटीबायोटिक की रेंज, जो लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं उनके एंटीबायोटिक बहुत पीक पे, हाई कॉस्टली और बहुत एडवांस एंटीबायोटिक्स में चले जाते हैं, मतलब दवाइयां खाना अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो इस तरीके से जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो है वो पैथोजेंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बाय द कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कोई बैक्टीरियोफेज आया, यहाँ पे बैठा भाई साहब, और अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया, इसके डीएनए के साथ पे जुड़ गया, और क्या कर लिया, इसके डीएनए को बदल दिया, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहोगे। मतलब कोई बैक्टीरिया का डीएनए क्या हो गया, बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उसको क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन में क्या हुआ, प्लाज्मिड का चेंज हुआ, और उस प्लाज्मिड के इंटरचेंज की वजह से बैक्टीरिया के अंदर पे क्या हुआ, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हुई। इतना क्लियर हो गया। ये आपको जो है एक स्लाइड दिखाई दे रही है, जिस तरीके से जो है साइंटिस्ट हैज बीन एबल टू मेक ए पॉसिबल बैक्टीरिया एंड hamster cells conjugate by genetically selecting membrane और प्रोटीन। ठीक है ना, ये क्या है, किस तरीके से ये कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये हमको जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मोनेरांस का इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, अगर आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करोगे, सम बैक्टीरिया लिव, अब चलो ये चीज थ्योरेटिकल है, इसको फटाफट खत्म करते हैं। सम बैक्टीरिया लिव इन क्या है, और विद द अदर ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। बचपन से पढ़ा हुआ है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनेस प्लांट्स में कौन से मिलते हैं, राइजोबियम मिलते हैं। ठीक है नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारी बैक्टीरियाज होती हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलती हैं। कुछ बैक्टीरियाज क्या कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती हैं। जैसे कि अगर जनरली समझा जाए तो हमारी बॉडी में जितनी सेल, ये भी एक बड़ा तगड़ा फैक्ट है कि एक ह्यूमन की बॉडी में टोटल नंबर ऑफ सेल्स से ज्यादा उसके कोलोन के अंदर पे बैक्टीरियाज होती हैं। आप समझिए, आपके गट के अंदर पे जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज के सेल है, उसका नंबर आपकी बॉडी के पूरे सेल्स से ज्यादा है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। कोलोन के अंदर पे बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, बैक्टीरियाज होती हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, उसमें से आपने एक कॉमन सा नाम सुना हुआ है। बैक्टीरियाज आल्सो इंपॉर्टेंट इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। अब बायोलॉजिकल सब्सटेंस को, जो चीज मैं बोल रहा था कि जो बायोलॉजिकली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है, सोचो अगर बैक्टीरिया और फंजाई नहीं होते, जितना बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, धीरे 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 ऑर्गेनिज्म मरता और चट्टा लग जाता, ऑर्गेनिज्म मरता और चट्टा लग जाता। जैसे प्लास्टिक हमारा डिग्रेड नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वैसे ही बॉडीज भी क्या होती, बायोडिग्रेडेबल नहीं होती अगर बैक्टीरियाज और फंजाई नहीं होते। तो क्या होता, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल सारा का सारा खत्म हो जाता। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म जो यूज कर सकते हैं वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाती और लाइफ अर्थ में खत्म हो जाती। तो हमको जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से हम क्या है, जिंदा हुए हैं, तो इसलिए हमको इनको थैंक्स करना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं सेप्रोफाइटिक नेचर, वही बताया, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में जो है ये सर्वाइव करते हैं, और इससे हमारा जो है बायोलॉजिकल सब्सटेंस का रिसाइकलिंग की प्रोसेस होती है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे तो फूड पॉइजनिंग करता है, अमीबिक डिसेंट्री करता है, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है ना, उसके अलावा ब्लॉटिज्म करता है। ठीक है नहीं, क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम जो है बैक्टीरिया, वो डिजीज कॉजिंग है। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। उसके अलावा अगर आएंगे तो एंटीबायोटिक्स में आर नेचुरल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। क्या यूज करते हैं हम, एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। अभी एंटीबायोटिक के बारे में ही बताया था, बहुत सी टाइप की होती हैं, जैसे कि ऑफ्लॉक्सासिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, लाइनिजोलिड हो गई, जोलाइड हो गया, क्लेबुलिनिक एसिड हो गया, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आज के दिन पे किसके लिए यूज होती हैं, बैक्टीरियल के लिए। और फर्स्ट एंटीबायोटिक जो खोजी गई थी वो क्या है, पेनिसिलिन। कमेंट करके बताना पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, मैं नहीं बताऊंगा। पेनिसिलिन एक ग्रुप ऑफ फंजाई है, क्या है, ग्रुप ऑफ फंजाई है, और इसकी खोज किसने की थी वो आपने बताना है कमेंट्स में। ठीक है ना, उसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी है सम प्रॉब्लम, ये इसके बारे में मैं आपसे क्या कर चुका हूं, पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि इसके साथ पे क्या एंटीबायोटिक थेरेपी। तो डॉक्टर्स वाला सेक्शन हमने नहीं करना है यहाँ पे। स्टेरिलाइजेशन की अगर बात करेंगे, बैक्टीरिया को कैसे मारा जाता है, हीट स्टेरिलाइजेशन या फिर केमिकल एक्शन से हम बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, या फिर रेडिएशन से। ठीक है नहीं, केमिकल सॉल्यूशन, रेडिएशन और हीट किल। एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक के साथ पे क्या होता है, इक्विपमेंट्स को हम क्या करते हैं, क्या है, फ्लेमिंग जो है उससे जो है उसको करते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर, और वहां पे जो है फ्यूमिगेशन करते हैं, वहां उससे जो है स्टेरिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस होती है।
तो स्पॉइलेज ऑफ फूड में हमारे रेफ्रिजरेशन करते हैं, फ्रीज में करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया तो मैंने बताया आर्किया तो कहाँ पे 0 वाले टेम्परेचर में भी जो है, ठीक है। ये प्रिजर्वेशन और अदर मैटर है जिससे कि हम जो है बैक्टीरिया से क्या कर सकते हैं, अपने फूड और बाकी स्टेप्स को क्या कर सकते हैं, तो जनरल चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आप एक रिव्यू देखेंगे तो हमने इनके बारे में सारी की सारी चीजें जो लगभग जान ली है। फ्लैजिला, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर, कैप्सूल, बाइनरी फिजन, एंडोस्पोर, लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया का ओवरऑल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास को हम यहीं पे धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ इंक्वायरी है तो 5-7 मिनट अब जो है डिस्कशन के लिए मैं आपको दे देता हूँ। इंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है, ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ही, अगर डिस्कस नहीं हुआ, हाँ डिस्कस नहीं हुआ है, क्या होता है बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर ही जो है स्पेशलाइज्ड स्पोर्स बनते हैं, और वो जब डिस्चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे और वो फिर जर्मिनेट करके नए बैक्टीरिया में हो जाएंगे। इनको हम इंडोस्पोर्स बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अंदर ही जो है स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम इंडोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। अमित जी वेरी गुड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और कब 1928, ठीक हो गया। बाकी सारी चीजें आपको सब अच्छी लगी, क्लास कैसी लगी? आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। और स्पीड का, क्लास की स्पीड थोड़ा सा स्लो करो। स्पीड स्लो करनी है या आवाज कम करनी? मुझे तो लगा कि आवाज कम करने का सिग्नल आया है। अगर मैं स्पीड कम करूंगा तो फिर इतनी स्लाइड कैसे होंगी, ये भी सोचो। कोशिश करते हैं। मेरी स्पीड थोड़ा सा मैं तेज इसलिए रखता हूं कि मुझे कोर्स का मालूम है। आपने अमित भाई सिलेबस देखा है? अगर आपने सिलेबस देखा है तो बताओ, तो बताना जरा, उसको पूरा पढ़ना कितनी देर लगती है? ठीक है, साउंड तो ठीक है। देखो साउंड का, मेरे को लगा था साउंड ज्यादा तेज आ रही है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कितनी तेज बोला। हाँ तो फिर सिलेबस देखो कितना ज्यादा सिलेबस है, और 12 जुलाई की टेंटेटिव डेट दे देके हमारे पास दिन कितने हैं, लगभग 2 महीने। 2 महीने में 100 स्लाइड कंप्लीट करनी। हाँ हाँ पारुल जी, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। अभी रुको तो, सारी चीजें अभी पहले ज्वाइन तो कर जाने दो बच्चों को। अभी तो जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए कोर्स को लॉन्च किए हुए, बच्चे आए ही नहीं। मैं अभी से सारी चीजें एक साथ थोड़ी चट्टा लगा दूंगा ताकि तो आप लोग पागल हो जाओ कि ये आदमी क्या कर रहा है करके। मुझे भी मालूम है स्टेप टू स्टेप कैसे करना है। वो सारी चीजें आपको जो है अवेलेबल करवाई जाएंगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लो, ठीक है। और कोई सवाल किसी के दिमाग में? तो यहाँ पे आज खत्म करें। चलिए आज की लाइव क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और मिलते हैं कल की लाइव क्लास में।